एचआईवी यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस एक ऐसा वायरस होता है जिस वजह से हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है। इस वायरस के वजह से बॉडी के अंदर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम या फिर एड्स नाम का डिजीज़ होना चालू हो जाता है। इस डिजीज़ का हम एक प्रॉपर डेफिनेशन समझ लेते हैं। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस इज़ अ रेट्रोवायरस that infect and destroy CD4 or T helper cells, leading to progressive weakening of the immune system, which results in acquired immunodeficiency syndrome disease। जैसा कि अभी हमने समझा था कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस या फिर एचआईवी एक ऐसा रेट्रो वायरस होता है जो कि हमारे बॉडी के अंदर CD4 सेल्स या फिर टी हेल्पर सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिस वजह से हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो पूरी तरह से वीक हो जाता है और बॉडी के अंदर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम डिजीज या फिर एड्स डिजीज होना चालू हो जाता है। सो ये तो था डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन अबाउट एचआईवी। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम ईटियोपैथोजेनेसिस ऑफ एचआईवी या फिर एड्स के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि ये डिजीज किस वजह से होता है, कॉजेस क्या क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। HIV or AIDS is caused by infection with the human immunodeficiency virus. The virus is transmitted through unprotected sexual contact, transfusion of infected blood, sharing contaminated needles or syringes, and from infected mother to child during pregnancy and breastfeeding. After entering the blood, HIV infects CD4 cells and multiplies inside them, gradually destroying these cells. As CD4 cell count decreases, the immune system becomes weak. The weak immunity leads to development of acquired immunodeficiency syndrome और एड्स डिजीज। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में समझा था कि एचआईवी यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस एक ऐसा वायरस होता है जिस वजह से हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो पूरी तरह से वीक होना चालू हो जाता है। ये वायरस दूसरे इंसानों के अंदर 5 वजह से स्प्रेड होता है। सबसे पहला है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट। अगर किसी ऐसे पेशेंट को जिसको पहले से ही एड्स या फिर एचआईवी इन्फेक्शन है, ये पेशेंट किसी दूसरे इंसान के अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट में आते हैं, तो उस दूसरे इंसान को एचआईवी या फिर एड्स डिजीज होने के चांसेस रहते हैं। दूसरा है ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड। अगर किसी इंसान को एड्स या फिर एचआईवी डिजीज है, ये पेशेंट किसी हेल्थी इंसान को अपना ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, तो उस हेल्थी इंसान को ब्लड ट्रांसफ्यूजन के वजह से एड्स या फिर एचआईवी होने के चांसेस रहते हैं। इसके बाद है शेयरिंग कंडेमिनेटेड नीडल्स और सिरिंजेस। अगर कोई ऐसा पेशेंट जिसको एड्स या फिर एचआईवी डिजीज है, ये पेशेंट ने नीडल एंड सिरिंजेस यूज़ किया है और वो सेम सिरिंज एंड नीडल्स कोई हेल्थी इंसान यूज़ करता है, तो उस हेल्थी इंसान को इस नीडल एंड सिरिंजेस के वजह से एचआईवी या फिर एड्स इन्फेक्शन होना चालू हो जाता है। इसके बाद है मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर किसी प्रेग्नेंट फीमेल पेशेंट को एड्स या फिर एचआईवी डिजीज है, तो काफ़ी चांसेस रहेंगे कि इस प्रेग्नेंट फीमेल के जो बच्चे हैं उनको भी एड्स या फिर एचआईवी डिजीज हो जाने के। लास्ट है ब्रेस्ट फीडिंग। अगर कोई फीमेल पेशेंट ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं और इनको एचआईवी और एड्स डिजीज भी है, तो काफ़ी चांसेस रहेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से इनके बच्चे को भी एचआईवी या फिर एड्स इन्फेक्शन हो जाए। एचआईवी या फिर ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जब हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं, तो ये वायरस CD4 सेल्स को पूरी तरह से इन्फेक्ट करना चालू करते हैं और CD4 सेल्स के अंदर जाकर और ज़्यादा अमाउंट में मल्टीप्लाई होते हैं और इन सेल्स को डिस्ट्रॉय करना चालू कर देते हैं। जब CD4 सेल्स हमारे बॉडी के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो इनका जो काउंट है वो भी डिक्रीज होना चालू हो जाएगा और जब इनका काउंट डिक्रीज होगा, तो काउंट डिक्रीज होने की वजह से हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो भी काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाएगा और जब बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक होता है, तो पेशेंट को एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम या फिर एड्स डिजीज होना चालू हो जाता है। सो ये तो था इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ एचआईवी या फिर एड्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। इसके बाद हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एचआईवी या फिर एड्स के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि इस डिजीज के साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या हैं, इनके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। अर्ली एचआईवी इन्फेक्शन में बी असिम्टोमेटिक और प्रेजेंट विथ फ्लू लाइक सिम्टम्स सच एज फीवर,
sore throat, headache, rash, and fatigue. As the disease progresses, patient may develop weight loss, chronic diarrhea, prolonged fever, night sweats, lymphadenopathy, and recurrent infections. In advanced stages, infections such as tuberculosis, pneumonia, oral candidiasis, toxoplasmosis, and certain cancers may also occur. जिन पेशेंट को एचआईवी या फिर एड्स डिजीज हो जाता है, ऐसे पेशेंट को स्टार्टिंग के स्टेज में या फिर अर्ली स्टेजेस में किसी भी टाइप का सिम्टम्स नहीं होता है। लेकिन काफ़ी सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको फ्लू लाइक सिम्टम्स जैसे कि फीवर, सोर थ्रोट, हेडेक, रैश या फिर फटीग हो सकता है। जैसे जैसे एचआईवी एड्स डिजीज प्रोग्रेस होते हैं, तो प्रोग्रेस होने के साथ साथ पेशेंट का जो वेट है वो काफ़ी तेज़ी से लॉस होने लगता है। पेशेंट को क्रोनिक डायरिया हो जाता है, पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा फीवर होने लगता है, पेशेंट को नाइट स्वेट्स होने लगते हैं, यानी कि इन पेशेंट को रात के समय काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग होने लगता है। इन पेशेंट को लिम्फ एडिनोपैथी नाम का डिजीज़ भी हो जाता है और इन पेशेंट के बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शंस बार-बार होने लगते हैं। जैसे ही ये डिजीज़ काफ़ी एडवांस हो जाता है, तो एडवांस स्टेज के अंदर पेशेंट के बॉडी के अंदर ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, ओरल कैंडिडियासिस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस या फिर डिफरेंट टाइप के कैंसर्स भी हो सकते हैं। सो ये तो था क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एचआईवी एंड एड्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ एचआईवी और एड्स के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि इस डिजीज को बिना किसी मेडिसिन के किस तरीके से मैनेज किया जाता है, इनके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। प्रैक्टिस सेफ सेक्स बाय यूजिंग कॉन्डम्स कंसिस्टेंटली। एचआईवी या फिर एड्स को प्रिवेंट करने के लिए कपल्स को सेफ सेक्स प्रैक्टिस करना चाहिए कॉन्डम्स का यूज करके। इसके बाद है अवॉइड शेयरिंग नीडल्स एंड सिरिंजेस। एचआईवी या फिर एड्स को प्रिवेंट करने के लिए हमें कभी भी दूसरे इंसानों का यूज़ किया हुआ नीडल्स या फिर सिरिंज कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बाद है एंश्योर सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन विथ प्रॉपरली स्क्रीन्ड ब्लड। एचआईवी एंड एड्स को प्रिवेंट करने के लिए हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन एकदम सेफ और स्क्रीन तरीके से करना चाहिए। मेंटेन गुड न्यूट्रिशन, पर्सनल हाइजीन एंड एडिक्वेट रेस्ट। जिन पेशेंट को एचआईवी या फिर एड्स डिजीज है, ऐसे पेशेंट को अपना काफ़ी अच्छे तरीके से न्यूट्रिशन मेंटेन करके रखना चाहिए, अपने बॉडी का पर्सनल हाइजीन भी अच्छे तरीके से मेंटेन रखना चाहिए और एडिक्वेट अमाउंट में रेस्ट भी लेना चाहिए। रेगुलर मेडिकल फॉलोअप्स, काउंसलिंग एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। जिन पेशेंट को एचआईवी या फिर एड्स डिजीज है, ऐसे पेशेंट को रेगुलर बेसिस पे मेडिकल फॉलोअप्स करना चाहिए, काउंसलिंग लेना चाहिए और साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी टाइम टू टाइम लेना चाहिए। सो ये तो था नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ एचआईवी और एड्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। इसके बाद हम फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ एचआईवी और एड्स के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि इस डिजीज को मेडिसिन का यूज करके किस तरीके से मैनेज किया जाता है, इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहला है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस इनिबिटर्स। इसके एग्जाम्पल है जिडोवुडिन, लेमिवुडिन, टिनोफोविर एंड एप्काविर। ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एचआईवी और एड्स डिजीज को मैनेज करने के लिए। ये मेडिसिन वायरस के बॉडी के अंदर जाते हैं और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम को इनिबिट करते हैं और साथ ही साथ वायरस के डीएनए सिंथेसिस को भी प्रिवेंट करने का काम करते हैं। इसके बाद है नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस इनिबिटर्स। इसके एग्जाम्पल है नेविरापिन, इफाविरेंस एंड इट्रावेरिन। ये मेडिसिन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये मेडिसिन वायरस के बॉडी के अंदर जाते हैं और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम को इनहिबिट करने का काम करते हैं, जिस वजह से वायरस का लेवल कुछ हद तक कम होना चालू हो जाता है। इसके बाद है प्रोटीएस इनहिबिटर्स। इसके एग्जाम्पल है रोपिनाविर, रिटोनाविर एंड डेरुनाविर। ये मेडिसिन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और ये मेडिसिन न्यू वायरस पार्टिकल्स को प्रिवेंट करने का काम करते हैं और इनके मैच्योरेशन को भी प्रिवेंट करने का काम करते हैं। इसके बाद है इंटीग्रेस स्ट्रैंड ट्रांसफर इनिबिटर्स। इसके एग्जांपल है डोलियुटग्रेविर, रेल्टिग्रेविर एंड बिक्टिग्रेविर। ये मेडिसिन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एचआईवी और एड्स डिजीज़ को मैनेज करने के लिए। लास्ट है एंट्री एंड फ्यूजन इनिबिटर्स। इसके एग्जांपल है मेराविरॉक। ये मेडिसिन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये मेडिसिन CD4 सेल्स को डैमेज करने से बचाते हैं। सो ये तो था फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ एचआईवी एंड एड्स।
होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। सो यहाँ पर एचआईवी एंड एड्स वाला चैप्टर अच्छे तरीके से खत्म होता है। अगर आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन या फिर डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।